आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ 2600 साल पहले चलें। जॉन डेल्टन ने यही सारी चीजें बताई, कब? मात्र 200 साल पहले। और यही सब चीजें हमारे वेदों में 2600 साल पहले बताया गया है। तो 1947 में आजादी मिल भी गई, लेकिन उसके बाद भी आज भी हम गुलाम ही हैं, उनके कल्चर के गुलाम हैं। हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। मेरा किसी कल्चर को ऐसा नीचा दिखाने का मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव है अपने कल्चर को ऊपर दिखाना। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, कौन सा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। इस चैप्टर में आपको पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ 2600 साल पहले चलें। सोचो हम 2600 साल पहले जा चुके हैं और हमारे सामने एक पिक्चर चल रही है। अब वो पिक्चर में क्या हो रहा है, मेरी आवाज में सुनो। 2600 साल पुरानी बात है। एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था उल्का। क्या नाम था? उल्का। ठीक है। इनका एक बेटा था जिनका नाम था कश्यप। क्या नाम था? कश्यप। तो एक बार क्या हुआ, ये फादर और सन तीर्थ यात्रा पे गए थे। तो एक जगह पे इन्होंने देखा कि वहां पे पूजा अर्चना की जा रही है। किसके द्वारा? फूल चढ़ाए जा रहे हैं। अक्षत किसे कहते हैं पता होगा? चावल के दानों को अक्षत कहते हैं। फूल और अक्षत के दाने चढ़ाए जा रहे हैं। तो जो लड़का होता है उसको ये चीज बड़ी अट्रैक्ट करती है। क्या चीज? वो चावल के गिरे हुए दाने। वो जाता है वहां पे, वो चावल के दाने एक एक करके उठाता है। तो उसके पापा दूर से देख रहे होते हैं। वो पास जाते, पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो? तो वहां पे उनका एक रिप्लाई क्या आता है कि मैं जब तक ये एक एक करके गिर रहा था तब तक कुछ नहीं लग रहा था। जब तक चावल का दाना एक एक करके गिर रहा था तब तक कुछ नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने 100 चावल के दाने एक साथ इकट्ठा करे तो ये इतना लग रहा है कि एक इंसान की भूख एक टाइम की मिटा सकता है। और ऐसे ही मैंने अगर 1000 चावल के दाने एक साथ रख रहा हूं तो एक परिवार की भूख मिटा सकता है। तो उस दिन से उनका नाम कणाद पड़ गया। क्या पड़ गया? कणाद। इसको अगर संस्कृत में गए तो ऐसे, हिंदी में गए तो ऐसे, और वैसे कनाद। इंग्लिश में जनरली हम कहते हैं कनाद। तो इनका नाम पड़ गया ऋषि कनाद। अब कनाद क्यों पड़ा? कनाद में जो एक कण है, इस कण का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। क्या होता है इसका मतलब? स्मॉलेस्ट। उसके बाद इनके दिमाग में यही चीज चलते रही, तो इन्होंने उसके बाद एक थ्योरी दी। और थ्योरी वो होती है जिसका जो प्रूफ के साथ दी जाती है। हाइपोथेसिस नहीं कह रहा हूं, हाइपोथेसिस जो एक मनगढ़ंत कहानी होती है वो होती है। मैं कह रहा हूं एक थ्योरी दी। उस थ्योरी में उन्होंने कहा कि अगर मैं एक चावल का दाना लूं, एक सिंगल चावल का दाना लूं और उसको तोड़ते रहूं और तब तक तोड़ूं कि जब तक वो टूटना बंद ना हो जाए। ऑब्वियस एक पॉइंट ऐसा आएगा किसी भी चीज को तोड़ लाऊं तो जिसके बाद वो टूटना बंद हो जाएगा। होगा नहीं होगा? वो उसका लास्ट पॉइंट होगा। तो वो जो पॉइंट जो उन्होंने उस चावल के दाने को पहली बात क्या कहा? पदार्थ। क्या कहा? पदार्थ। और उन्होंने कहा जब हम पदार्थ को तोड़ते रहेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये अपने लास्ट, एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसके बाद वो टूटना बंद हो जाएगा। तो वो जो पार्टिकल का साइज होगा उसे उन्होंने क्या कहा? परमाणु। क्या कहा? परमाणु। परमाणु कहा। उसके बाद अच्छा, परमाणु को उसके बाद उन्होंने इस परमाणु के बारे में 3-4 चीजें और बताई, जैसे कि इसका साइज बताया, इसका शेप बताया, इससे होने वाली चीजें बताई। इन्होंने उस समय बताया, ये कब की बात बता रहा हूं आपको दिमाग में रहना, 2600 ईयर्स बैक। 2600 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो परमाणु के बारे उन्होंने कहा परमाणु है जो लास्ट इंडिविजिबल है, वो मतलब उसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसको क्या कह दिया उन्होंने? परमाणु। उन्होंने कहा अब इस परमाणु का शेप कैसा होता है? इट इज स्फेरिकल इन शेप। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है शेप का, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कही ये इतना छोटा साइज होता है, इतना छोटा मतलब जिसको हम नेकेड आइज से तो क्या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते।
नेकेड आइज तो भूल ही जाओ, माइक्रोस्कोप, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इसके लिए एक अलग माइक्रोस्कोप बनेगा। मतलब इसको हम इतना, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप जैसी कोई चीज थी नहीं, तो उन्होंने कहा ये इतना छोटा है कि हम इसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इतना छोटा साइज। ठीक हो गया। तीसरी चीज इन्होंने कही, अच्छा ये बताओ हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो पंच तत्वों से मिलकर बना है? पता होगा अगर आपको, हमारा जो यूनिवर्स है पंच तत्वों से मिलकर बना है। क्या है वो पंच तत्व? पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये 5 चीजें हैं। तो उन्होंने कहा ये पांचों की 5 चीजें एंटायरली किससे मिलकर बनी है? परमाणु से। उन्होंने एक और चीज, इसी को अपनी थ्योरी को थोड़ा और एक्सटेंड क्या करा, उन्होंने कहा जब डिफरेंट टाइप के परमाणु मिलते हैं, जब डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं? परमाणु मिलते हैं, तो एक क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। कंबाइंड फॉर्म ऑफ परमाणु को उन्होंने क्या कहा? मॉलिक्यूल कहा। समझ में आया? तो ये उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी थी। अब मेरा मेन रीजन क्या है इस चैप्टर के से पहले बताने का? मेरा मेन रीजन ये है, यही सब चीजें आज से कुछ 100-150 साल पहले, ज्यादा से ज्यादा 200 साल पहले, एक साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने कही। सेम यही चीजें एक साइंटिस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने यही सारी चीजें बताई। कब? मात्र 200 साल पहले। और यही सब चीजें हमारे वेदों में 2600 साल पहले बताया गया है। यकीन नहीं आता, आप गूगल करो, वहां आपको एक बुक इनके द्वारा लिखी गई है, ऋषि कन्नड़ के द्वारा लिखी गई बुक वैशेषिका सूत्र, वैशेषिका सूत्र करके एक बुक है जो महर्षि कन्नड़ ने ही लिखी थी, कनाद ने, सॉरी, महर्षि कनाद ने ही लिखी थी, जो वो है संस्कृत में लिखी हुई अभी भी, जिसमें ये सब मेंशन्ड है पहले से। तो मेरा मेन मोटिव क्या है बताने का, कि उस टाइम पे हमारे इंडिया, हमारे एंशियंट पीरियड में हमारे पास ना कोई इक्विपमेंट, ना कोई टेक्नोलॉजी, कुछ ना होने के बाद भी इतनी सटीक जानकारी इस बारे में देना बहुत बड़ी बात होती है। उस सोचो उन्होंने कितनी डीप थ्योरी, कितना डीप गए होंगे वो। हम लोग तो सिंपल, मैं अभी बता रहा हूं तो जनरल उनकी चीजें कही गई जो उन्होंने कहा, मैं बता दे रहा हूं आपको। लेकिन उनको जितना मैंने बोला, उनको करने में कितने साल लगे होंगे, 10, 15, 20, 25, 30 साल, क्या पता पूरी उम्र गुजर गई उनकी यही निकालने में। और यही चीज जॉन डेल्टन की थ्योरी, अभी मैं इसके बाद इस चैप्टर में इसके अंदर एटम्स पढ़ाऊंगा। एटम्स क्या होते हैं ये पढ़ाऊंगा। आप देखोगे जो जॉन डेल्टन बता रहे हैं एटम के बारे में, वही हमारे ऋषि कनाद ने पहले बता चुके हैं। पहली चीज, जो एटम्स की प्रॉपर्टीज हैं, जो जॉन डेल्टन ने अपनी थ्योरी में लिखी, एटॉमिक थ्योरी में, वो आपको सेम जो मैंने बोली है अभी, वो आपको दिखेंगी। तो बिना बहुत कम रिसोर्सेज से हम ये सीख सकते हैं अपने पूर्वजों से, कि बहुत कम रिसोर्सेज के बाद भी उन्होंने बहुत ग्रेट चीजें हमारे लिए इन्वेंट कर रखी हैं, और जिसका हम जिसका बिल्कुल मानते ही नहीं है। कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज होती है उसकी उसको कदर नहीं होती। मेरे पास अगर कोई चीज है तो मेरी को उसकी कदर नहीं होगी। अब फॉरेनर्स हमारे ना इंडियन कल्चर को बहुत एडमायर करते हैं, बहुत मानते हैं। क्यों? उन्हें पता है भैया ये चीज हुई थी। हमारे वाले नहीं, ये तो उसे मनगढ़ंत कहानियां किसी ने लिख दी, हमारे वाले ये सोचते हैं। लेकिन बाहर के जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, जो बहुत मतलब जो बहुत इन चीजों में बहुत इंडल्ज रहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये हुआ होगा। कोई अपने आप, अच्छा ये बताओ, तुम कोई कहानी लिख रहे हो तो तुम्हारे फ्लैशबैक में कभी वो कहानी घटित हुई होगी ना, कभी वो कहानी हुई होगी, तभी तो तुम लिख पा रहे हो उसको, तभी तो उसको सोच। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ दो गाड़ियां चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, तो मैंने कभी देखा होगा वो चीज, तभी तो हो रहा है। तो अगर कहीं पर कोई चीज लिखी है तो मैं तो मानता हूं कि वो चीज हुई होगी, तभी लिखी जा रही है। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं लिख सकता जो मैंने कभी एज्यूम ना करी हो या देखी ना हो। तो मेरा मेन रीजन आपको बताने का, अच्छा आप जब कहीं भी, मेरा मेन रीजन एक और चीज था बताने का, आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। किसी टेक्स्ट, मुझे नहीं पता था, मैं लिटरली इससे पहले मुझे भी ये चीज नहीं पता था। हाँ, ऋषि कनाद थे, उन्होंने जॉन डेल्टन से पहले परमाणु के बारे में बताया था, इतना पता था। मुझे ये नहीं पता था इतना डीप घुसे थे, ये कहानी थी, ये नहीं पता था। मैं जब सुबह आज बैठा, मैंने पूरा सर्च करा, आज सुबह से मैं यही इन्हीं के बारे में पढ़ने में हूं। फिर तब से इन्होंने एक और चीज दी, ग्रेविटी। इन्होंने ग्रेविटेशन भी पहले ही बता दिया था। अपनी जो बुक बताई मैंने, वैशेषिका सूत्र,
इसमें इन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में भी पहले ही बता रखा है, मेंशन्ड है इसमें। आपको ग्रेविटेशन का थर्ड लॉ याद है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बट बोथ एक्ट अपॉन डिफरेंट बॉडीज, याद है? ये इन्होंने उसमें पहले ही बताया है कि अगर कोई किसी बॉडी में क्रिया हो रही है तो उसके विपरीत एक क्रिया हो रही होगी। क्रिया मतलब काम। अगर कोई बॉडी आगे को बढ़ रही है तो एक पीछे को, उसका कुछ पार्ट पीछे को भी जा रहा होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? तो हमेशा आप जब भी कभी एटम, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप जब भी पढ़ोगे आपको वहां जॉन डेल्टन का ही नाम आएगा। तो कभी भी आप कभी किसी को बता रहे हो ना एटम्स क्या होते हैं, तो पहले ये कहानी, ये जो रियलिटी है वो बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग अपकमिंग यूथ हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने हमारे लिए क्या क्या दी है हमें चीजें। काफी चीजें वेदों में अब आपने देखा होगा हनुमान चालीसा में सूर्य से अर्थ की दूरी को मेंशन्ड है पहले से, और अभी ये नासा वालों ने कब दी? 200, अभी 100 साल पहले बता रखी है वो दूरी। और हमारे हनुमान चालीसा कब की लिखी गई? तब वहां पे लिखा है जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। भानु मतलब होता है सूर्य को, भानु कहते हैं। जुग सहस्त्र जोजन, ये पूरी कैलकुलेशन करो तो ये अर्थ और सन के बीच की दूरी बताता है। तो हम अपने कल्चर को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन हमारे कल्चर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम पढ़ते नहीं है, वो बात अलग है। हमारी टेक्स्ट बुक में, हमारे दिमाग में वेस्टर्न कल्चर घुसा दिया गया है। अंग्रेज आए तो सही, अंग्रेज गुलाम, हमें गुलाम बनाया अंग्रेजों ने। हमें 1947 में आज़ादी मिल भी गई, लेकिन उसके बाद भी आज भी हम गुलाम ही हैं, उनके कल्चर के गुलाम हैं। हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं 4 लोगों के सामने, हम वेस्टर्न कल्चर के गुलाम हैं। फैक्ट है, आप देख लो अपने आसपास ये चीजें हो रही हैं। मेरा किसी कल्चर को ऐसा नीचा दिखाने का मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव है अपने कल्चर को ऊपर दिखाना, जो मैं जिससे बिलोंग करता हूं। तो मुझे पता है ये चीज हुई है, ये बुक में साफ मेंशन्ड है। बुक पढ़ी मैंने, स्टार्टिंग पढ़ी इसकी, इसमें मेंशन्ड है साफ, तो हुआ होगा तभी मेंशन्ड भी है। ठीक है, तो ऐसे रचित हुआ था कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कहानी। समझ में आया? कोई डाउट? चलो।